प्रेगनेंसी का सही समय क्या होता है? क्या वर्ष होने चाहिए? आमतौर पे 21 वर्ष से लेके 30 से 35 वर्ष तक की महिला 21 से 35 के अंदर। वही अनुवांशिक क्या बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर होने का चांसेस रहता है? हाँ, ऐसा रहता है। डिलीवरी के समय बच्चे का ना रोना क्या गूंगेपन की निशानी है? नहीं, यदि बच्चा नहीं रोता है तो खाली गूंगापन ही नहीं, मतलब गूंगापन भी आ सकता है। सही समय में प्रसव होना और समय से पहले प्रसव होना। आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। देखिए, समय के पूर्व अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके पूरे तंत्र जो हैं, ये जो सी सेक्शन है इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जा रहा है बजाय नॉर्मल डिलीवरी के, तो दोनों में से कौन कितना सेफ है? देखिए इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट समझाना है कि प्रोटीन पाउडर को आप प्रीफर करते हैं बच्चों के लिए एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पहला बच्चा है उसके बाद दूसरे बच्चे की अगर तैयारी कर रहे हैं कोई पेरेंट्स, तो कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऐसे 4 साल सही है। पालकों के लिए हमेशा अपने बच्चों का स्वास्थ्य बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। सोशल मीडिया आ जाने के बाद उनकी चिंता और बढ़ गई है। कई बार सही जानकारी का अभाव और सही ट्रीटमेंट न मिल पाना भी कई बार उनके बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। हमारा उद्देश्य है सही जानकारियाँ उन तक पहुँचाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट और मैं हूँ आपके साथ रुपेश ठाकुर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं, अलग अलग विशेषज्ञों से सलाह करते हैं, चर्चा करते हैं और उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं जिनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं जो दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं लोग, उन तक पहुंचना चाहिए। आज हमारे साथ मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक भट्टर जी। वो बाल गोपाल हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। आज हमारे साथ वही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में आपके बारे में जानना चाहते हैं। कौन है डॉक्टर अशोक भट्टर जी? मैंने मेरी पूरी मेडिकल की जो पढ़ाई है वो मेडिकल कॉलेज जबलपुर से हुई। मेरा मूल निवास बड़ौदा बाजार है और वर्तमान में मैं बाल गोपाल अस्पताल जो है जो हमारा है उसका हम संचालन करते हैं। आपने शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग जो डिपार्टमेंट है उसको ही क्यों चुना आपने? आपके पास तो और भी सारे ऑप्शन रहे होंगे। हाँ, इतना सही आपने पूछा। मुझे शुरू से ना ऐसा लगता था कि बच्चों के प्रति बहुत स्नेह है, तो मुझे लगा कि चूँकि मैंने मेडिकल फील्ड लिया ही है तो मुझे बच्चों की ही सेवा का कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए मेरे मन में शुरू से बड़ी मतलब भावना थी कि नहीं, मेरे को बच्चों की ही सेवा का कार्य करना है जी। पढ़ाई के दौरान ही आपने सोच रखा था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है? हाँ, एकदम शुरू से सोचा हुआ था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। हाँ, जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा उसके बाद एकदम तय हुआ कि नहीं, मेरे को बच्चों का ही डॉक्टर बनना है। क्योंकि आज का हमारा जो थीम ही है शिशु रोग विशेषज्ञ, इसके बाद संबंध में चर्चा करना, तो हम सवाल का शुरुआत ही करते हैं कि प्रेगनेंसी का सही समय क्या होता है? क्या वर्ष होनी चाहिए? आमतौर पे 21 वर्ष से लेके 30 से 35 वर्ष तक की महिला, 21 से 35 के अंदर, 30 प्रेफरेबली, 35 भी, ये ज़्यादा उपयुक्त समय होता है, वो उम्र होती है। पर अगर इसके बाद भी है तो थोड़ा अतिरिक्त जांच के लिए केयरफुल रह के होती है प्रेगनेंसी। उसके बाद भी तो उस पर थोड़ा अतिरिक्त केयरफुल रहना रहता है कि बच्चे में कोई एनोमली तो नहीं है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जिस समय प्रेगनेंसी रहती है, माँ प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय खास तौर पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए? और जब बात हम टीका की करते हैं तो उस समय टीका कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, टेटनस का टीका तो लगना अनिवार्य है, वो तो लगना ही चाहिए। जो डॉक्टर जिनको अपन दिखा रहे हैं वो बता देंगे। विशेष ध्यान में यह है कि नियमित चेकअप जरूर कराना चाहिए। नियमित जो रेगुलर चेकअप है उसे ज़रूर कराना चाहिए। और माँ को अतिरिक्त आहार लेना चाहिए, माँ को पर्याप्त रेस्ट भी करना चाहिए। और यदि माँ को पिछली प्रेगनेंसी में कोई समस्या हुई है तो इस बार ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और चेकअप में ना इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि शुरू की जो सोनोग्राफी है वो भी कराना है, और बाद में कुछ जो सोनोग्राफी होती है 5 माह की उम्र के, 5 माह के गर्भ के बाद, जिसमें एनोमली स्कैन वगैरह भी कराते हैं, 4 महीने के में भी कराते हैं, तो एनोमली स्कैन भी ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें ये देखा जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आगे मुश्किल करे।
तो आजकल एनोमली स्कैन भी कराना ही चाहिए। आपने सोनोग्राफी की बात कही, अभी भी कई जगह ये भ्रांतियाँ फैली है कि ज़्यादा सोनोग्राफी करने से बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, तो सोनोग्राफी नहीं कराना चाहिए। तो आपके हिसाब से सही समय क्या है और कितने बार सोनोग्राफी कराना चाहिए? सोनोग्राफी एकदम ही सुरक्षित है। सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं होता है, इसलिए सोनोग्राफी जब भी लेडी डॉक्टर बोले आप बिल्कुल करवा सकते हैं। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, ये मैग्नेटिक वेव से चलती है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा सकते हैं बिल्कुल। पर हाँ, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इसको मना करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बरतना रहता है। सोनोग्राफी में कोई इशू नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पे माँ को किन हालातों से बचना चाहिए और क्या सावधानियां बरतना चाहिए? एक सवाल ये भी है कि क्या प्रेगनेंसी जब या फिर बच्चा चाह रहे हैं तो उससे पहले माँ बाप को कितना तैयारी करना चाहिए और किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, यदि अपने छत्तीसगढ़ में जैसे एक चीज़ रहती है सिकलिंग, तो माता यदि जो लोग सोचते हैं कि अब इनको बेबी प्लान करना है, तो अगर उनके परिवार में सिकलिंग की हिस्ट्री है तो उन्हें विशेष रूप से सावधानी और बरतना चाहिए। पति पत्नी दोनों को सिकलिंग की जांच जरूर कराना चाहिए। इवन थैलेसीमिया यदि किसी परिवार में हिस्ट्री में है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि चिकित्सक को मालूम रहे कि इनको ये है। और मान लीजिए ऐसा होता है कि दोनों को सिकलिंग का ट्रेट है या डिसीज है, जो भी है, तो फिर गर्भस्थ जो बच्चा रहता है उसकी भी जांच का प्रावधान है। 3 माह का जब गर्भ रहता है तो सिकलिंग के केस में माँ के गर्भ की जांच होती है और उसमें ये देखा जा सकता है कि ये बच्चा सिकल सेल वाहक होने वाला है या सिकल सेल डिसीज डबल सिकलिंग जिसको बोलते हैं वो वाला होने वाला है, या इसमें सिकलिंग का कोई भी प्रभाव नहीं है। या जैसे किसी के परिवार में सिकलिंग है या थैलेसीमिया है तो उनको भी इसी तरीके से 3 माह के गर्भ के दौरान आसपास वो जांच जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि उनके कोई बच्चे में कोई तकलीफ ना हो। और माँ, ये बात तो विशेष रूप से उन पे और ज़्यादा लागू होती है जिस परिवार में पहले से ही कोई सिकल सेल का डिसीज़, जिसको डबल सिकलिंग बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, उसका वाला यदि पहले से कोई बच्चा है तब तो उन्हें, या सिकल थैलेसीमिया का कॉम्बिनेशन वाला बच्चा है तो उन्हें तो और भी ज़्यादा सतर्क होके 3 माह के गर्भ के ठीक बाद जांच होती है, इसमें माँ के गर्भ के दौरान पानी निकाल के जांच करते हैं, वो ज़रूर कराना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप को पता नहीं चल पाता कि मुझे ये बीमारी जन्मजात है, अनुवांशिक है, वही अनुवांशिक क्या बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं? हाँ, ऐसा रहता है, ये होता है, कुछ बीमारियों में ऐसा होता है। तो अपनी सभी बातें मेडिकल की जो अपनी हिस्ट्री है वो अपनी लेडी डॉक्टर को अगर शुरू से बता के रखें तो वो उसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। आजकल ट्रिपल मार्कर टेस्ट, मतलब कई टेस्ट होते हैं और जो आजकल सभी जो महिला चिकित्सक हैं वो करवाती हैं, तो उनकी जांच भी ज़रूर करवा लेना चाहिए कि बच्चे में कोई रिस्क तो नहीं है। और सोनोग्राफी भी इसलिए ज़रूरी होती है, करवा लेना चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो दिख जाए पहले से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो पैदा होते ही साथ मैनेज की जा सकती, तो उसका भी अपने को ध्यान रहेगा। जी। बच्चा पैदा होने के बाद और पैदा होने के 5 साल तक उनके ऊपर बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है, तो बहुत सारी बीमारियाँ भी इजाद भी हुई है कोरोना वायरस से, जैसे हम देख रहे हैं। तो क्या इस समय जो सावधानी बरतनी चाहिए उसमें से क्या क्या मुख्य हो सकता है, परिवार को भी और माँ बाप को भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं लेना चाहूँगा फिर मामला विषय, जैसे ही नवजात शिशु पैदा होता है उसी समय से कि प्रसव सुरक्षित जगह में होना चाहिए। मतलब किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो शासकीय है चाहे वो निजी प्राइवेट वाला, पर स्वास्थ्य सेंटर में ही प्रसव का कार्य होना चाहिए ताकि सुरक्षित प्रसव रहे, पहला। और नवजात शिशु के लिए इस पर ये समझाना चाहेंगे हम कि नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेता है उसे माँ का दूध जल्दी ही पिलाना चाहिए। तापमान की भी प्रतिकूलता का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा, नवजात शिशु जो होता है वो बहुत ठंड भी नहीं सह पाता और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं सह पाता। उसके कमरे का तापमान मान लीजिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो सही है। तो वो नवजात शिशु को अतिरिक्त गर्मी से भी बचाना चाहिए और अतिरिक्त एक्स्ट्रा वाली जो ठंड है उससे भी बचाना चाहिए।
तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है, अपने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना चाहिए, संक्रमण से बचाव। तो नवजात शिशु को के कमरे में साफ अच्छा कमरा रहना चाहिए। उसे जब भी कोई छुए तो उसका हाथ धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कीटाणु रहित रहना चाहिए उसका हाथ जो है। हर बार सैनिटाइज़र लगाना ज़रूरी नहीं है, आप साबुन से उससे हाथ धो के भी और उसे सूखा ड्राई करके भी उसे छू सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी कपड़े नवजात शिशु के लिए उपयोग किए जाते हैं, पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के, जिनको भी संभव हो उनको धो के और आयरन ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे को कपड़े के माध्यम से भी कोई संक्रमण मत हो जाए। मान लीजिए ये कपड़ा साफ़ नहीं है और बच्चा उसमें लेटा हुआ है, तो उसके माध्यम से भी बच्चे को संक्रमण का डर रहता है। अपन ने हाथ का तो ध्यान रखा है, सुरक्षित जगह अपन ने प्रसव भी करवाया है। और ये वाला जो मैंने कहा कपड़े वाला, कि कपड़े को धो के, सुखा के, आयरन करके ज़रूर उपयोग करना चाहिए। ऐसा मैं तो विशेष रूप से प्री मैच्योर में और ज़्यादा, और वैसे मेरी तो सलाह ये है 3 से 6 माह की उम्र तक बच्चे को इस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, संक्रमण से बचा के विशेष रूप से रखना चाहिए। तो जो कपड़ों को हम आयरन करके यूज़ करना है, प्रेस करके यूज़ करना है, वो हमको 3 से 6 माह की उम्र तक इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। तो उससे हमारा बच्चा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगला, टीकाकरण। जितने भी टीके शासन के द्वारा उपलब्ध हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित और बहुत अच्छे हैं, उसे ज़रूर लगवाया जाना चाहिए। टीकों का जो शासकीय टीकाकरण से चार्ट है उसको देख के टीकों को निश्चित समय पे ज़रूर लगवाते रहना चाहिए। डिलीवरी के समय बच्चे का ना रोना क्या गूंगेपन की निशानी है? नहीं, यदि बच्चा नहीं रोता है तो खाली गूंगापन ही नहीं, मतलब गूंगापन भी आ सकता है, पर और भी कई समस्याएं हो सकती है कि बच्चा दिमाग से कमज़ोर हो जाए, शरीर से कमज़ोर हो जाए, हाथ पैर में या तो एकदम कमज़ोरी हो जाए या हाथ पैर बहुत कड़ा हो जाए। मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बच्चे को। इसलिए बच्चे का तुरंत नहीं रो पाना बहुत बड़ी रिस्क, बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है, झटके का कारण भी होता है कई बार वो। तो अपने को इसका ध्यान रखना होगा कि बच्चा जैसे ही जन्म ले, वो मतलब जैसे ही जन्म लेता है बच्चा तुरंत यदि नहीं रो रहा है तो उसे तुरंत रिससिटेट करना चाहिए। ऑक्सीजन दिया जाता है और उसमें जो बच्चों के चिकित्सक होते हैं उनको तरीका मालूम होता है कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसका ब्रेन में ऑक्सीजन जा सके, उसको सुनिश्चित करें। इसको करना जरूरी है। कई बार बच्चे 2-3 साल तक नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे में माँ बाप को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेष उन लोग को करना चाहिए जो जरूरी होता है उस समय बच्चे के लिए? देखिए, यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है और बाकी सब प्रसव के समय सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था प्रसव के समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार ना कान की जांच भी ज़रूर करा लेना चाहिए। कान की जांच को भी होना चाहिए। 1, 2 इसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा मेरा विषयांतर होगा। जैसे अभी कोविड के बाद हमने ज़्यादा देखा इन चीज़ों को कि ऑटिज़म जैसी कोई समस्या हो, मान जाओ, तो वो बच्चा जो है ना वो बोल नहीं पाता, या वो बच्चा आई कांटेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितना उसको करना। जैसे अपन बात करते हैं तो अपन एक दूसरे को देख के बात करते हैं, तो वो बच्चा बोलने में भी पीछे हो जाता है, आई कांटेक्ट उसका पुअर रहता है और वो ना अपनी धुन में ही खेलता रहता है, अपने ही खेल रहा है जो कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होकर नहीं खेलना चाहता। अब वो कुछ कर रहा है, अपन उसको 4-6 बार आवाज़ दो तो एक आध बार ऐसे देखेगा, फिर अपने में रहेगा। तो ऐसे बच्चे ऑटिज़म वाले भी बोलने में देरी कर सकते हैं, तो ऑटिज़म का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार समय से पहले प्रसव हो जाता है, तो सही समय में प्रसव होना और समय से पहले प्रसव होना, इसमें कितना खतरा और कितना सही है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। देखिए, समय के पूर्व अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके पूरे तंत्र जो हैं, ब्रेन का, हार्ट का, आंतों का, सांस का, विशेष रूप से ये पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए थे, तैयार नहीं हुए होते हैं। तो कई बार इन बच्चों को सांस की तकलीफ़ हो जाती है। कोई बच्चा मतलब यदि दूध पेट भी उनका फूलता है तो कई समस्याएं होती हैं। तो अगर बच्चा समय के पूर्व हुआ है तो उसे ज़रूर से पास में जो भी केंद्र है वहाँ नवजात शिशु को, बच्चों के चिकित्सक को, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए।
कि ये बच्चा समय के पूर्व का है, उन्हें ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर वो भर्ती करेंगे। और उनमें कई बार पीलिया की संभावना ज़्यादा होती है सांस की तकलीफ के अलावा, तो वो सब उसको देख के मतलब उसको अतिरिक्त मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। बच्चों अगर बात करें सर, बच्चों के भीतर या फिर बच्चों में आपात स्थिति कब कब हो सकती है और ऐसे माँ बाप को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आपात स्थिति के कई कारण, यदि जैसे बच्चा आमतौर पे गुलाबी रहते हैं, पिंक रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, खेल रहे हैं, सब हाथ पैर बराबर चला रहे हैं, पर मान जाइए बच्चे को एकाएक सांस की तकलीफ बढ़ जाती है कि सांस की गति बढ़ गई है, सांस वो खाली गति ही नहीं, खींच खींच के सांस ले रहा है। जैसे अपन अभी सांस लेंगे तो अपने कहीं खिंचाव नहीं होता, पर यदि वो खींच के सांस ले रहा है और सांस की गति ज़्यादा है, बुखार भी 101, 2, 3 उससे ज़्यादा हो गया है बुखार उसको, या अपने को लग रहा है कि उसकी चेतना में अंतर आ रहा है कि जैसे बच्चा अलर्ट रहता है बहुत अच्छे से, पर मान जो ये लग रहा है नहीं उसकी चेतना गड़बड़ हो रही है कि या तो लगातार रोए जा रहा है या एकदम डल हो गया है, सुस्त पड़ गया है, या बच्चा काँख रहा है, ग्रंट करना जिसको बोलते हैं, काँख रहा है। बच्चे पिंक रहते हैं, कहीं हल्का इधर कहीं नीलापन आ रहा है या इधर नीलापन आ रहा है, तो हमको ज़्यादा ध्यान रखना है। या कोई बच्चे झटके टाइप लेने लगते हैं तो हमें अतिरिक्त ध्यान रखना है। मान लीजिए बच्चा बिल्कुल अच्छा खेल रहा था बढ़िया, एकाएक उसको सांस लेने में तकलीफ हो गई है और काँख रहा है और आँख ऊपर कर लिया, तो कहीं गले सांस में के रास्ते में कोई चीज़ फंस तो नहीं गई है उसके, उसका ध्यान रखना है। तो ऐसे इन चीज़ों से आपको लिए अतिरिक्त अपने को ध्यान रखना होगा। घर में कौन कौन से किट होना आवश्यक है एक परिवार के लिए? मेरे को ऐसा लगता है सतर्कता ज़्यादा आवश्यकता है, और जैसे जो प्राइमरी एड के जो फर्स्ट एड के जो सामान होते हैं वो रहना चाहिए, फर्स्ट एड के सामान रहना चाहिए, कि ड्रेसिंग का सामान है वो रहना चाहिए। आप मुझे यदि ये पूछेंगे कि क्या कौन सी चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा कि बच्चा यदि कहीं खेल रहा है तो कहीं कैंची उसके हाथ में ना आ जाए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। ब्लेड उससे बहुत दूर हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चा 2-3 साल से छोटा है तो हमें अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए कि कोई चना, मटर, मूंगफली ऐसी कोई भी चीज़ उसके हाथ में आके वो मुंह में मत डाल ले। ये फॉरेन बॉडी क्या है? हाँ, यही फॉरेन बॉडी में आते हैं कि चना, मटर, मूंगफली जैसे बच्चे ने लिया और मुंह में डाला, या कभी कभी कैसा होता है कि जैसा मटर का समय आ रहा है, बड़ा वाला बच्चा, छोटा बच्चा 4-6 महीने का वहीं पे लेटा हुआ वो उसको मुंह में डाल देता है, या माँ मोह करती है कि 1-1.5 साल का है, 2 साल का, ले चल थोड़ा सा मटर खा ले। मैं बोलूँगा नहीं, आप इससे बचें, क्योंकि बच्चा मुंह में जैसे ऐसी गोल चीज़ ले लिया या मोती का दाना ले लिया और वो एकाएक मान जो रोया या हंसा तो सांस का रास्ता खुल जाएगा और वो सांस नली में चले जाएगा। अगर वो सांस नली में चले जाएगा तो वो बहुत बड़ी मतलब सांस में तकलीफ़ हो जाती है और जान का खतरे का भी डर रहता है इसमें। तो हम तो हमेशा ये समझाते हैं कि 2-3 साल से छोटे बच्चे को पूरा सहगा, चना, मटर, मूंगफली ये नहीं देना चाहिए। अगर देने का मुँह है तो फिर उसको अच्छे से मसल देना चाहिए ताकि वो गोल मत रहे। मसल के देंगे तो वो सांस में जल्दी नहीं फंसेगा उसका। और एक चीज़ है जिसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए, जैसे बैटरी की चीज़ें, बटन बैटरी जो होती है, जो खिलौनों में बटन बैटरी होती है, ये यदि बच्चे ने मुंह में ले लिया तो चाहे वो आहार नली में जाए चाहे वो सांस नली में जाए, बहुत बड़ी जान के खतरे का कारण वो बन सकता है। क्योंकि अगर बैटरी पेट में गई और वो लीक हो गई तो उस केमिकल से आंतों में छेद हो सकता है, सांस नली में छेद हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हमें बच्चों से इन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। तो मैं यहाँ ये आपके जो अभी दर्शक हैं हमारे, उनको मैं समझाना चाहूँगा कि घर में ऐसे खिलौने जिनमें बटन बैटरी है बनते कोशिश अवॉइड करें, ना रहे। और अगर है ही और रखना आपको लग रहा आवश्यक है तो फिर उसे टाइट, वो उसमें जैसे उसमें स्क्रू रहता है ना, वो टाइट बंद रहना चाहिए ताकि वो खुल मत जाए और बच्चे के खेलने का सामान ना हो जाए और कल को मुंह में मत ले ले बच्चा। तो इनसे हमें बचना चाहिए। एसिड की चीज़ें जो है उससे भी बच्चे को दूर रखना चाहिए। दवाइयाँ कई बार घरों में अपन उपयोग में लाते रहते हैं, बड़े लोगों के लिए कोई दवाई रहती है, उन दवाइयों को भी बच्चों की हद से दूर रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कोविड संक्रमण जो जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं, उसके आने के बाद बच्चों के अंदर बीमारियों के रूप में किस प्रकार से बदलाव आया और कितना खतरनाक आपको लग रहा है कि नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं?
कोविड के बाद यदि ऐसे देखा जाए ना, तो क्या हुआ, कोविड के समय भी और बाद में भी थोड़ा सा मोबाइल का, टीवी का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत बढ़ा। तो जो सबसे बड़ा जो नुकसान मैंने देखा वो ये है कि इन बच्चों में जो ऑटिज़म लाइक पिक्चर जो डेवलप, वो ऑटिज़म लाइक इनमें जो सिम्टम्स आ जाते हैं वो मोबाइल टीवी के कारण ज़्यादा हुए। लोग संवाद, मतलब मोबाइल टीवी में क्या होता है, एक ऐसे देख रहे हैं तो संवाद नहीं, कम्युनिकेशन नहीं आता उनको, तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होकर नहीं खेलते। तो ये कोविड के साथ जो अपन ने उस समय बच्चों को मोबाइल देखना अलाउ किया, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ मोबाइल देखने का। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा बड़े बच्चे हो गए हैं और अपन ने उस समय क्लास के लिए उसको मोबाइल अलाउ किया था, तो अब उस मोबाइल से वो यूट्यूब क्या क्या दूसरे जो सोशल उसमें है, उसमें वो ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो किसी हालत में उस उम्र में नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए था उनको। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोविड का बहुत बड़े नुकसान में एक ये आया कि उस समय पढ़ाई के नाम पे अपन ने मोबाइल अलाउ किया और उसके बाद में उसके साथ ये ऑटिज़म लाइक चीज़ें हुई, और बच्चे मोबाइल का जब ज़्यादा उपयोग किए तो उन्होंने उन चीज़ों को भी सोशल मीडिया में उपयोग किए जो नहीं होना चाहिए था। तो इससे ध्यान रखना चाहिए कि घर में इन चीज़ों पे, इस घर के सभी सदस्यों को मेरी यहाँ ये सलाह रहती है, सभी माता पिता को सलाह रहती है कि घर में आते ही साथ, चाहे पिता आ रहे हैं, चाहे माँ आ रही है, दादा दादी, नाना नानी, मोबाइल को सब लोग एक तरफ रखें, बच्चों को पूरा समय दे के बात करें, आई कांटेक्ट करके बात करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, तो वो संवाद को अच्छे से करें, तो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट बच्चों का भी होगा और माता पिता भी अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। आजकल माँ बाप का ये सोचना है, मानना है कि बच्चे अगर मोबाइल देखेंगे तो ज़्यादा होशियार होंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं अगर बच्चा ज़्यादा समय तक स्क्रीन में समय बिताए? इसमें बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है इसका। देखिए, मोबाइल का उपयोग कोई चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बस हो रहा है तब तक तो ठीक है कि भाई चलिए मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम, मैंने इसको गूगल में डाला, मैंने देख लिया ऐसा। अदरवाइज, और यह संवाद के लिए भी मैं बोलता हूँ करना चाहिए, तो सिर्फ काम की बात किए कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा संवाद किए और रख दिए। मेरा सोचना है मोबाइल का उपयोग नुकसानदेह ज़्यादा है। हम अपने ही बच्चे को या इवन अपने ही परिवार के लोगों को इन मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करके हम उनका समय कम करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपन बहुत बड़े, मतलब जो बच्चे का समय है वो अपन उसका कम करते हैं। तो मैं तो इसको थोड़ा अपराध टाइप मानता हूँ कि यदि मेरे सामने मेरा बच्चा खेल है और मैं बैठा हुआ हूँ, या इवन माता पिता कोई भी, मैं थोड़ा सा दूसरे दायरे पे भी जा रहा हूँ, थोड़ा दूसरी बातें भी कर रहा हूँ और मैं मोबाइल को कर रहा हूँ, तो मैं उनको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, जो कि मेरे को किसी हालत में नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लगता है मोबाइल का उपयोग सिर्फ संवाद के लिए, कोई विशेष नॉलेज लेना है उसकी इन्फॉर्मेशन, वो भी विशेष, ऐसा नहीं पूरी दुनिया का सामान ले, अरे क्या करना है पूरा उतना सारा नॉलेज ले, बस उतने के लिए करना चाहिए। और एक मैच्योरिटी आने के बाद, आप जब बच्चा सो रहा है, आप अपनी अतिरिक्त कुछ, मतलब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, मैं उसको नहीं बोलता, पर अगर बच्चा साथ में है और बच्चा जग रहा है तो आपको बिल्कुल उपयोग नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया जाने के बाद आजकल हर कोई डॉक्टर समझने लग गए हैं अपने आप को। तो जब हम देखते हैं मोबाइल में कि अगर ये समस्या आपको है तो ये तरीका अपनाएंगे तो आपको समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, तो डॉक्टर के पास ना जाकर सोशल मीडिया में उसका उपाय ढूंढना कितना सही है आपकी? एकदम सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतना सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है उससे, वो क्या क्या नॉलेज आ जाता है और उनको बहुत विचार। मेरा सोचना ये है, जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनमें वो क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न बढ़ता है, उन लोगों को कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एकदम रेकमेंड नहीं करता इसको। कोई बीमारी का नॉलेज ले लो अलग बात है, पर चिकित्सा से संबंधित बात देखते तो अच्छा, कई कई बीमारियों के बारे में लोग इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि आदमी को इतना डर लग जाता है, जबकि उतना डरने वाला एक मामला नहीं होता, क्योंकि वो अतिरिक्त सुरक्षा लेके लिख देते हैं और उतना डरने लायक उसका मामला नहीं था उस पर्टिकुलर बीमारी पे, उस व्यक्ति के, उस बच्चे के लिए या उस व्यक्ति के लिए। तो मेरे को लगता है नहीं, इसके लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए और कन्फ्यूज़न बढ़ता है, डर बढ़ता है, भय बढ़ता है। सर्जरी की नौबत कब आ सकती है एक बच्चे के लिए और कितना जरूरी है सर्जरी?
नहीं देखिए, अलग अलग मामले हैं इसमें। जैसे मान लीजिए किसी को हर्निया है और तो सामान्य परिस्थिति में उसको सर्जरी कराना पड़ेगा, और मान लीजिए हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, निकल के फंस गया है, तुरंत इमरजेंसी में सर्जरी होगी। किसी को जैसे कोई लड़का है, उसको वहाँ पे जैसे टेस्टिस की जो जगह है वो मान लीजिए घूम गया, वहाँ एकाएक दर्द बहुत हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, उल्टी होने लग गई है, तो वहाँ सर्जरी अनिवार्य है। हाइड्रोसील है, सर्जरी अनिवार्य है। मान लीजिए नवजात शिशु है, उसकी सांस की नली, आहार की नली जुड़ी हुई है, तो उसमें सर्जरी अनिवार्य है। सर्जरी के ना मैं इसमें ये समझाना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चे को तकलीफ़ है, अपने बच्चों के जो विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं, उनको आवश्यकता होगी तो बताएंगे सर्जरी की ज़रूरत है। कई सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जैसे अम्बिलाइकल हर्निया, नाभि के पास होने वाला वो जो बाहर आ जाता है, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस मामले में निर्णय चिकित्सक को, जो बच्चों के चिकित्सक है, वो लेंगे। आमतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर ये देखा गया है श्वास संबंधी समस्या जो होती हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर अस्थमा, श्वसन संक्रमण, इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या सावधानी करनी चाहिए? इसमें क्या है, जैसे किसी को किसी एक सीजन में जैसे थोड़ा सा ठंडी हुई, थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई, ठीक हो गया, वो थोड़ा मतलब एलर्जी की दवाई वगैरह दी और ऐसे भी ठीक हो गया, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। पर अगर किसी को बार बार सर्दी खांसी हो रही है, और खांसी विशेष रूप से, और वो भी रात के समय ज़्यादा हो रही है, और सांस की गति भी बढ़ गई, मतलब जैसे सांस ज़्यादा ले रहा है, खांसी रात को ज़्यादा कर रहा है, जैसे जिसको दमा टाइप बोलते हैं, सांस ज़्यादा ले रहा है, ऐसी कोई तकलीफ़ है, तो उसे ज़रूर चिकित्सक को दिखाएं और उसमें ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य होता है। और बार बार हो रहा है तो कई बार इसमें इन्हेलर वगैरह की भी सलाह दी जाती है, जो ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उसे भी फिर जैसा चिकित्सक सलाह दे मान लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और माफ़ करें, मैं एक और बोलना था कि यदि किसी को बार बार सर्दी खांसी होती है तो हमारी सलाह है कि उसे फ्लू का वैक्सीन प्रति वर्ष जरूर लगा लेना चाहिए। तो कुछ तो उसका ये सब जो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो सर्दी खांसी की तकलीफ़ है, वो कुछ तो कम हो जाएगी। तो फ्लू का टीका ज़रूर लगवा लें, न्यूमोकॉकल का टीका ज़रूर लगवा लें, तो कुछ सुरक्षा बढ़ जाती है उससे। गाँव तरफ हम देखते हैं कि अभी भी जब खांसी खांसते हैं बच्चे, तो जो तंबाकू के साथ चूना खाते हैं उसको गले के बीच लगाते हैं। तो क्या इस प्रकार के जो उपाय हैं, घरेलू उपाय जो बहुत लंबे समय से यूज़ करते आए हैं, ये कितना कारगर, कितना मैं बताऊं, वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, तो मेरे को लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है वो चीज़, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर यदि कई बार मेरे को क्या लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फर्म है कि मैं तो लगाऊंगा ही, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ भैया तुमको जो करना करो, परंतु ये दवा ज़रूर दे देना। आप साइंस से दूर मत जाइए, विज्ञान से दूर मत जाइए। और जैसे परिवार की मान्यता है तो मैं कई बार चुप भी रहता हूँ, फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है। पर विज्ञान से दूर मत जाएं, ये विज्ञान का समय है, अपन ने विज्ञान का जादू देखा है, अपन ने विज्ञान से ही पोलियो से मुक्ति देखा है, अपन ने विज्ञान से ही वो स्मॉल पॉक्स से मुक्ति देखा है, मीजल, टेटनस सब लगभग चले जा रहे हैं, लगभग कम हो गए। टेटनस के केसेस तो सालों साल से नहीं आ रहे हैं। अपन ने विज्ञान का जादू देखा है, तो मेरे को लगता है विज्ञान का साथ रखें। और पारिवारिक मान्यताओं में कई बार हम मौन रहते हैं, मेरे को विश्वास है समय के साथ साथ लोग समझदार हो जाएंगे और कई चीज़ें कम होते चले जाएंगे। छोटे बच्चों में मिर्गी की समस्याएं और या फिर सिर दर्द और माइग्रेन की समस्याएं इतनी कम उम्र में कैसे, कारण क्या हो सकते हैं इसका? मिर्गी हो गया, माइग्रेन हो गया। देखिए, मिर्गी वाला जो है ना, यदि बच्चा जन्म के समय ही नहीं रोया है, बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप दोनों से कमज़ोर है, तो इन लोगों में इसकी मतलब फिट्स जिसको बोलते हैं, कन्वल्सन, सीजर या मिर्गी जो है वो होने की भय ज़्यादा रहता है, वन। दूसरा, यदि बच्चे में जन्मजात कोई तकलीफ़ है, जन्मजात बच्चे में डिसमॉर्फिज्म बोलते हैं, तो उनमें समस्या ज़्यादा होती है। और एक चीज़ होती है कि अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, फिट्स मिर्गी की फैमिली में हिस्ट्री है, उसको हो सकती है। कभी कभी किसी में ऐसा भी होता है कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण फिट्स आ गए हों। किसी में बुखार के समय ऐसा हो जाता है। तो ये सब अलग अलग कारण होते हैं, उनके उसको समझ के जो बच्चों के चिकित्सक है उसका वैसा निदान करेंगे। पर हाँ, मिर्गी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए नियमित रूप से दवा यदि डॉक्टर लिखते हैं
कि 2 साल लें, 3 साल लें, कई बार ज़्यादा भी लिखते हैं, तो उसका ज़रूर उपयोग किया जाना चाहिए और बच्चे का बेहतर जीवन हो जाएगा उससे। अक्सर ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को जितने भी अल्कोहलिक या फिर जो टोबैको वो है उन्हीं सेवन करना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ माँ के ऊपर लागू होता है कि वे जो उसके पिता है उनके ऊपर भी लागू होता है? देखिए, माँ के केस में इसलिए बोला जा रहा है कि उनके गर्भ में जो बच्चा है उस पे उसका दुष्प्रभाव ना आए, इसलिए माँ को अतिरिक्त ध्यान देना होगा कि हर हालत में अल्कोहल या टोबैको इससे बचना ही चाहिए, क्योंकि उसके गर्भस्थ बच्चे को उसकी मतलब माँ के शरीर को तो जो प्रॉब्लम होगा ही होगा, गर्भस्थ बच्चे को भी होगा, इसलिए हर हालत में उसका प्रतिबंध होना चाहिए। अब आपने मुझे पूछा पिता के लिए, तो देखिए मैं इसमें थोड़ा वाइडर उसमें बात करता हूँ। नशे से व्यक्ति अपने शरीर का भी नुकसान करता है, आर्थिक रूप से भी उसके खर्च होता है, और वो नशा करके अपने परिवार का समय कम करता है, और यदि उसके घर में बच्चे और भी लोग सदस्य हैं तो उन लोगों के लिए वो बहुत खराब उदाहरण बनता है, बहुत खराब बनता है। तो मेरे को तो लगता है नशा किसी भी हालत में, माँ के लिए तो विशेष रूप से, किसी भी सदस्य के लिए किसी भी प्रकार के ऐसे नशे, चाहे वो शराब का हो चाहे वो टोबैको का हो, नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। अपने परिवार को समय दें। नशा करना है तो अपने परिवार को प्रेम करने का नशा हो, काम के प्रति जो अपना काम करते हैं उसका नशा होना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। छोटे बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। कई बार क्या होता है जब कुछ समस्याएं आती हैं उनके ऊपर तो उन लोग चले जाते हैं झोला साहब डॉक्टर के पास, तो उनको ज़्यादा उतने बारे में नॉलेज तो रहता नहीं, स्पेशलिस्ट तो है नहीं, तो कुछ का कुछ लगा देते तो ये कितना खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। हाँ, इसमें ये है कि कोशिश करें कि जो भी चिकित्सक जिनके पास आप जा रहे हो वो मतलब उनका नॉलेज ठीक हो, क्वालिफिकेशन ठीक हो, मेरे को ऐसा लगता है। पर कई बार ऐसा पेरी में होता है कि बिल्कुल ही कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो जो भी नियर बाई है वो उनकी सहायता लेते हैं। पर यदि थोड़ा भी लग रहा है तो बेहतर है कि किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसका निदान करवाना चाहिए। पता नहीं ये सवाल करना सही है कि नहीं है आपसे, क्योंकि आप बच्चे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, फिर भी मैं करना चाहूँगा कि जो सी सेक्शन है इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जा रहा है बजाय नॉर्मल डिलीवरी के, तो दोनों में से कौन कितना सेफ है और कितना प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है इससे? देखिए, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट समझाना है कि सी सेक्शन का निर्णय या नॉर्मल प्रसव का निर्णय जो चिकित्सक डिलीवरी का काम करा रहे हैं या जो इवन जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता डिलीवरी का कार्य में से जुड़े हुए हैं, ये ना उनका निर्णय होता है कि अगर उनको लग रहा है कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के प्रयास से हमारे बच्चे में कोई रिस्क हो सकती है कि डिलीवरी जैसे आराम से नहीं हो पा रही है, या पिछले बच्चे में कोई डिलीवरी में मुश्किल आई थी, या ऐसा लग रहा है कि बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है, या बच्चे ने माँ के गर्भ में लैट्रिन जिसको मिकोनियम बोलते हैं, मिकोनियम पास कर लिया है, अगर ऐसा कोई भी मामला है तो फिर उस चिकित्सक को अगर सी सेक्शन का निर्णय लेना है तो वो उनकी जगह वो वैसा निर्णय ले सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ये निर्णय हम आप नहीं ले सकते। जो डिलीवरी का कार्य उस समय करवा रहे हैं, जो डिलीवरी के समय की इमरजेंसी को समझ रहे हैं, ये उनको ही निर्णय लेना होता है। आजकल गांव में भी हो रहा है कि जो दाइयाँ होती हैं जो पहले डिलीवरी करवाती थी, अभी भी उनका कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो जो गांव में है जो प्रेग्नेंट महिला हैं, कहीं ना कहीं उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा घर में ही करवा दीजिए, प्रसव सुरक्षित होगा, वहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास तो हमें सी सेक्शन कर देंगे। नहीं, मेरा हमेशा निवेदन है, सबसे ये आग्रह है कि नहीं, डिलीवरी का कार्य स्वास्थ्य केंद्र में कराएं, किसी की न किसी स्वास्थ्य सुविधा वाली जगह, क्योंकि उसका कारण यह है कि हमें सिर्फ डिलीवरी का कार्य ही नहीं, हमें सुरक्षित बच्चा भी चाहिए ना, हमें बच्चे की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है कि जिस जगह में हम डिलीवरी करा रहे हैं, कल को कोई बच्चा नहीं रो पाया तो ऑक्सीजन तो है ना, सांस में कुछ फंसा है तो सक्शन की सुविधा तो है ना, कल को डिलीवरी में बिल्कुल ही मुश्किल में फंस गए तो तुरंत सी सेक्शन भी तो हो सकता है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, प्रसव इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, वो सही है। कई बार माँ बाप ऐसे काम करते रहते हैं जो उनको पता नहीं रहता कि क्या सही क्या गलत है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जो माँ बाप को करने से बचना चाहिए अपने बच्चों के लिए?
हाँ, ये सब चीज़ें देखिए खतरनाक तो हो सकती हैं। मान लीजिए घर में बिजली की कोई चीज़ है जो बच्चों की हद में है, अब उसको छू लेंगे तो रिस्क हो जाएगी। मैंने पहले भी जैसे कहा, बच्चों के घर आसपास सीजर, कैंची है, ब्लेड है, दवा है, ऐसी कई चीज़ों को, मतलब जो बच्चे से इन चीज़ों को हद से दूर रखना चाहिए। टीकाकरण जरूर कराते रहना चाहिए। जो आपने अभी बोला, चोट लगने के बाद, चोट लगने जैसी लगती है उसे डिसइंफेक्ट, मतलब जो उनके पास एंटीसेप्टिक है उससे क्लीन जरूर करना चाहिए। टेटनस का इंजेक्शन अगर पिछले 6 माह में नहीं लगा है तो ज़रूर लगाना चाहिए। मैं यहाँ टीके की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ अतिरिक्त और बता देता हूँ। अपन न प्रायः टीके में 1 से 2 साल की उम्र तक तो बहुत सतर्क रहते हैं। बहुत अच्छा, सब लोग आजकल है टीकेकरण पे बड़ा ध्यान रख रहे हैं और सरकार की ओर से भी बहुत अच्छे सब टीके लग रहे हैं, जरूर लगवाएं। पर चूक कहाँ होती है, 1-2 साल के बाद अपन भूल जाते हैं कि अभी इसको 5 साल का टीका बाकी है, 10 साल का टीका बाकी है। तो हमें बच्चे के टीकेकरण चार्ज पे बराबर निगाह रखना चाहिए और बराबर सभी टीकेकरण को पे लगाते रहना चाहिए। बच्चे की स्वास्थ्य के लिए जो बॉडी मसाज होती है छोटे बच्चों की, तो वो कितना जरूरी है? क्या इसका प्रभाव पड़ता है कि बस ऐसे ही चल रहा है? मसाज करने में कोई नुकसान नहीं है। हाइजीन का ध्यान रखें, मसाज करने से अच्छा, मतलब कोई नुकसान नहीं है। मसाज किए जाना मैं तो मैं तो सलाह दूंगा, रेकमेंड करता हूँ, करना चाहिए। पर हाँ, यदि बच्चे को कोई शारीरिक दोष है कि जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, तो उस समय वो लोग बोलते हैं नहीं, मसाज मत करके आप फिजियोथेरेपी करें, वो वहाँ पे बना है। पर अदरवाइज सामान्य बच्चा है, सब अच्छा है, तो मसाज रेकमेंड किया जाता है, किया जा सकता है। हाइजीन का ध्यान रखना है बस। काजल लगाते हैं माँ प्यार से, इससे बोलते हैं कि आंख बड़ी होती है, नज़र नहीं लगता है, तो काजल लगाना कितना सही कितना गलत? देखिए, ये एक अपने छत्तीसगढ़ में एक बहुत जगह, बहुत सारी छत्तीसगढ़ नहीं, बहुत जगह है कि आँख में काजल लगाना चाहिए, उससे आँख बड़ी होती है। ऐसा नहीं है, अच्छी दिखती मैं समझ रहा हूँ, परंतु काजल का जैसे आप रोज़ काजल लगा रहे हैं दिन में 1 बार 2 बार, तो कभी ना कभी तो उंगली से इन्फेक्शन जाता है, तो आँखों में इन्फेक्शन का डर रहता है। एक ट्रैकोमा नाम की बीमारी होती है, उसका डर रहता है। तो हमारी ये सलाह रहती है कि आँख में काजल ना लगाएं। पर ये भी बात है कि घर में बड़े बुजुर्ग लोगों का बहुत मन रहता है कि नहीं काजल तो लगाना है, वो मन में धारणा है, बहुत साल कई दशकों से है कि, तो चलिए मैं यहाँ ये कंप्रोमाइज़ करता हूँ कि ठीक है अम्मा, मैं ऐसे सलाह देता हूँ, ठीक है बहन जी, अम्मा आप ऐसा करो, कहीं पे भी लगा दो, सिर में, चेहरे में आपको कहीं लगाना है, चंदा बिंदी जो भी लगाना है लगा दो, पर आँख के अंदर का काजल वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, उसे लगाने से बचना चाहिए, मेरा मैसेज। पर हाँ, शरीर में और कहीं लगाना है, चेहरे में लगाना है, इधर लगाना है, तो मैं मौन रहता हूँ। चलो अम्मा को अच्छा लग रहा है, बहन जी को अच्छा लग रहा है, लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटा बच्चा उनको ब्रश करना है तो उसका उम्र क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें एक ऐसा है कि इसमें ऐसा मानते हैं कि जैसे ही दांत निकले तो एक कंसेंसस मैं बताता हूँ, 1 साल की उम्र से बच्चे को दांत साफ करवाने की प्रैक्टिस करवाना चाहिए। ब्रश करवाने की प्रैक्टिस 1 साल की उम्र के बाद शुरू कर देना चाहिए। कुछ लिटरेचर पहले दांत निकलने के बाद से भी बोलते हैं। ठीक, जिस समय दांत निकलता रहता बच्चे का, उस समय ऐसा माना जाता है कि कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, और जैसे बहुत समय तक बच्चे का अगर दांत नहीं निकल रहा है तो फिर डरने की ज़रूरत है क्या इसको? ऐसे प्रायः डरने की बात नहीं रहती है। कुछ बच्चों में दांत 1-1 साल बाद भी निकलता है। अगर बच्चा अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज़ एकदम सही है, तो अपने को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। पर हाँ, अब आप दांत की और ब्रश की बात किए थे, तो मेरा एक सलाह ये ज़रूर है, सब प्रायः ये मानते हैं, जानते भी हैं कि सवेरे के समय का ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होता है, अपने दांतों में भी अपने को मुँह में फ्रेशनेस लगती है कि हमने फ्रेश हो गए, और दूसरे को भी अपने मुँह से थोड़ा स्मेल नहीं आएगी, बचेंगे। पर मेरी सलाह है कि दिन 2 बार ब्रश करना अत्यंत ज़रूरी है, सवेरे का ब्रश और रात को सोने के पूरा जो आहार वगैरह का काम हो गया, अब अपने को सोने का ही समय है, ब्रश ज़रूर करना चाहिए। देखिए, रात का दांत ब्रश करना इसलिए ज़रूरी कि हमारे दांत को नुकसान जो होता है, जैसे अपन दिन भर में जो खाए, अब वो दांत में चिपक गया, अपन वैसे के वैसे सो गए, तो वो जो चिपके हुए आहार हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल दांत को धीरे धीरे ख़राब करते हैं, जिसको डेंटल केरीज बोलते हैं, है ना, दांत खराब हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सवेरे का ब्रश तो करना ज़रूरी है, ये रात का ब्रश करना भी अत्यंत अनिवार्य है। सोने के पूर्व ब्रश भी करें और उंगली से मसूड़े में थोड़ा सा
उंगली भी मसाज कर लें तो दांत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। आजकल छोटे बच्चों में सिकल सेल की मामले बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? क्या कारण क्या हो सकते हैं? सिकल सेल, देखिए सिकल सेल में ऐसा है, सिकल सेल 2 प्रकार का होता है। सिकल सेल वाहक जिसे कैरियर बोलते हैं, जो यदि अपन उसमें जांच कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो रिपोर्ट में लिखा रहता है AS, A मतलब नॉर्मल वाला, S मतलब सिंगल, एक सिकलिंग, दोनों में एक A है एक S है, और जिसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं जो। और इसमें चिंता की बात नहीं रहती है, इसमें रोज वाली दवा की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिकल सेल वाहक में, मेरी बात सभी दर्शक समझ लें कि सिकल सेल वाहक में रोज वाली दवा की ज़रूरत नहीं रहती है। बस इसमें ये कर लेना चाहिए कि जितने भी टीके सब लगवा के रखें, क्योंकि अगर ये सिकल सेल वाहक कभी बीमार होते हैं तो थोड़ा सा उनको असुविधा ज़्यादा हो सकती है। अदरवाइज सिकल सेल वाहक जो है वो नॉर्मल जीवन जीते हैं, उसमें डरने की बात नहीं है। फिर बता रहा हूँ, पर हाँ यदि किसी को सिकल सेल डिसीज़ है जिसमें डबल S बोलते हैं जिसे, या होमोजाइगस बोलते हैं जिसको, तो इसमें ज़रूर थोड़ा सा बच्चे को कभी ना कभी कोई ना कोई असुविधा होती रहती है। कभी हाथ पैर में कहीं दर्द हो गया, सूजन आ गई, बुखार आ रहा बार बार, कभी खून कम हो जाता है तो खून चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी कई समस्याएं सिकल सेल डिसीज़ वाले बच्चों को होती है। तो इन बच्चों को रोज वाली दवा अनिवार्य है। मेरी बात एकदम क्लियर, सिकल सेल वाहक को दवा रोज वाली की ज़रूरत नहीं है, पर सिकल सेल जो डिसीज़ वाले हैं, डबल सिकलिंग डबल S वाले, जिसे होमोजाइगस बोलते हैं, इन्हें दवा की आवश्यकता रहती है, जिन्हें रोज़ ज़रूर उपयोग करना चाहिए। एक फोलिक एसिड की दवा होती है और एक हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की दवा होती है, जो शासन के द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इसे ज़रूर रोज़ लेते रहें। इसको रोज़ लेने से इनका जीवन बेहतर हो जाता है। आए दिन जो ब्लड लगता है वो भी बच जाता है, आए दिन जो ज़्यादा बीमार होते रहते हैं वो भी काफ़ी हद तक सुधार होता है। और अब सिकल सेल डिसीज़ में जो डबल सिकलिंग वाले हैं, इनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो आप अपने बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेके समझ सकते हैं, या कोई रक्त रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो भी समझा सकते हैं, यदि डबल सिकलिंग है तो। इसके लिए क्या टीका की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया? इसका खुद नहीं हो पाया टीका की? सिकल सेल के लिए टीका अभी नहीं है, अभी नहीं है कोई। बचाव के लिए ना, बचाव का साधन सिर्फ मैंने जो बोला पहले है कि प्रेगनेंसी के समय ही, मतलब जैसी शादी होती है उसके बाद में देख लीजिए पति पत्नी दोनों की सिकलिंग तो नहीं है। मान लीजिए दोनों को है तो फिर अपने को गर्भ के समय में अतिरिक्त सुरक्षा लेना। 3 माह की उम्र में माँ के गर्भ के समय में ही जांच हो जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि गर्भस्थ शिशु कैसा हो रहा है। वो ही बचाव का तरीका है। शहरों में तो ये जानकारी होती है कि जो चिकन पॉक्स है इसका टीका आ गया है, टाइफाइड का भी टीका आ गया है, लेकिन गाँव तरफ ये समझते हैं कि वो माता है, तो उन लोग घरेलू उपचार करते हैं। तो ये भी क्या खतरनाक हो सकता है? घरेलू उपचार की तो नीड नहीं है, उसमें ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, चिकन पॉक्स कई बार सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ये भी सच है, पर कई बार उसमें इन्फेक्शन का, सेकेंडरी इन्फेक्शन का डर होता है। तो मेरे को लगता है कि यदि एकदम कम है तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ज़रूर एक बार चिकित्सक को दिखा देना चाहिए कि जिसे हम चिकन पॉक्स समझ रहे हैं वो चिकन पॉक्स है कि नहीं, कहीं और तो कुछ नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी। अच्छा, फिर ये भी सलाह है कि चिकन पॉक्स का, टाइफाइड का, दूषित खाद्य पदार्थ से होने वाला पीलिया जिसे हेपेटाइटिस A बोलते हैं, इनके टीके भी अब उपलब्ध हैं। ये टीके भी चिकन पॉक्स, टाइफाइड और हेपेटाइटिस A का, ये टीकों की भी जानकारी अपने बच्चों के चिकित्सक से या जो भी पास में स्वास्थ्य कह रहे हैं उनसे जानकारी लेके लगवा लिया जाना चाहिए। सामान्य जो अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके भी सभी टीके लगवाएं, और ये अतिरिक्त टीके की भी जानकारी लेके लगवा सकते हैं अपन। पेरेंट्स अक्सर जो बच्चों की न्यूट्रिशन है, मील्स हैं, उसको लेकर एकदम कॉन्सर्न रहते हैं कि उनकी बच्चे के लिए सही प्रोटीन जो युक्त है आहार क्या होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बेस्ट हो सकता है छोटे बच्चों के आहार के लिए? मेरी इसमें सलाह है कि ये सब जो डब्बे आते हैं ना, मेरे को सिर्फ विज्ञापन लगता है, कोई अतिरिक्त बात नहीं है। घर का बना आहार सर्वोत्तम आहार है।
सर्वोत्तम जिसे बोलते हैं, जो माँ या दादी नानी जो भी घर के सदस्य हैं जो वो लोग बनाते हैं, वो उसमें हाँ बस इसका ध्यान रखना है कि उसमें प्रोटीन का कंपोजिशन भी रहे। तो दाल रहे, मूंगफली का पाउडर रहे, ऐसे मतलब प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। घर का बना आहार सर्वोत्तम है। प्रोटीन पाउडर को आप प्रीफर करते हैं बच्चों के लिए एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बहुत विशेष बीमारी में कोई इंडिकेशन ना हो उसका, कोई विशेष बीमारी है जिसमें हमको लगे कि हमको इसको देना है। अदरवाइज सामान्य परिस्थिति में कोई रोल नहीं है किसी प्रोटीन पाउडर का या इवन ग्लूकोज पाउडर का। घर का बना आहार सर्वोत्तम है, तो तुरंत बना के खिलाया जाए। और बच्चे को इससे क्या एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसको अलग अलग टेस्ट की आदत हो जाती है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इवन पाउडर वाले जो आहार हैं, डब्बे में जो मिलते हैं, वो भी आवश्यक नहीं है। आजकल मोबाइल का चलन इतना बढ़ गया, टीवी का, गेम का, तो बच्चे अब कमरे से घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या घर के अंदर ज़्यादा समय बिताना बच्चे के स्वास्थ्य या फिर जो मानसिक वृद्धि है, बौद्धिक क्षमता, उस पर प्रभाव डाल सकती है? हाँ, इसका बड़ा दुष्प्रभाव है। हर हालत में मैंने पहले भी कहा है कि मोबाइल से, टीवी से, इनसे बचना चाहिए। थोड़ी देर, कभी 2 साल की उम्र तक तो जीरो नील, कुछ उपयोग ही नहीं होना चाहिए। और मान जो देख भी थोड़ी सी देर देखे फिर बंद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा बाहर खेलेगा तो उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, उसके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसका शरीर का विकास भी बेहतर होता है। देखिए, ज़्यादा मुद्दे तो टीवी मोबाइल देख रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, मान जाओ एक एडोलेसेंट बच्चे ऐसा भी करते हैं, कुछ खाते रहते हैं और देखते जा रहे हैं टीवी, तो ओबेसिटी भी आ रही है उनमें, कम्युनिकेशन कमज़ोर हो रहा है, संवाद जिसको बोलते हैं, तो ये सही नहीं है। इनका उपयोग हर हालत में कम से कम होना चाहिए। दवा का जैसे उपयोग कम से कम होना चाहिए, वैसे इनका उपयोग कम होना चाहिए। दवा के समान इनका उपयोग होना चाहिए। जितनी आवश्यक है उतना उपयोग करें, बाकी देर ना करें। डिलीवरी के समय खासकर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है डॉक्टर्स को भी और माँ बाप को भी? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि डिलीवरी का कार्य सुरक्षित जगह में होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे की भी मतलब कल को बच्चे में मान लो एकाएक कोई इशू होता है तो उसको सुलझाने की व्यवस्था हो। डिलीवरी के ठीक बाद के लिए मेरी सलाह रहेगी कि इसमें ये रहेगी कि बच्चे को तुरंत माँ का दूध 1 घंटे के अंदर ही पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा पहले मैंने कहा, संक्रमण से भी बचाना चाहिए, तापमान की भी प्रतिकूलता से बचाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, उसके बाद जो और कुछ खिला सकते, तो वो जो खिला सकते हैं उसमें क्या क्या जरूरी है, और क्या सच में 6 महीने के बाद शुरू कर देना चाहिए? ये एकदम सही है कि शुरू के 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, और उससे बच्चे में बीमार होने की संभावना, यदि माँ का दूध पर्याप्त है और तो सिर्फ उसी पिलाएं तो बच्चे में बीमारी की संभावना एकदम कम हो जाती है, इसलिए उसे ही पिलाया जाना चाहिए। जी, उसके बाद जैसे कि कुछ खिला रहे थे, उस आहार में क्या क्या शामिल कर? उस आहार में घर का बना आहार, मैंने फिर कह रहा हूँ, जैसे सूजी की खीर बना के दे दिए, दाल चावल को मिला के रख दीजिए, कुछ मिनट नरम हो जाए इसको मसल के दे दीजिए, केले को मसल के दे दीजिए। विभिन्न प्रकार के ऐसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेस्ट के हिसाब से बच्चे को ज़रूर दिया जाना चाहिए। घर का बना आहार सर्वोत्तम है, इसको मैं फिर कह रहा हूँ। हाइजीन का ध्यान रख के बनाएं और उसको हाथ साफ करके रखें, उसका बनाते समय भी और खिलाते समय भी इसका ध्यान रखें। जो बच्चे का अंतर होना चाहिए, पहला बच्चा है उसके बाद दूसरे बच्चे की अगर तैयारी कर रहे हैं कोई पेरेंट्स, तो कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऐसे 4 साल सही है, 4 साल का अंतर कम से कम होना चाहिए, कम से कम 4 साल, ज़्यादा भी हो सकता है, ताकि एक बच्चे को पूरा समय मिल जाए, वो भी काफ़ी मतलब उसका ब्रॉटअप बहुत अच्छे से अपन ने कर लिया हो, उसके बाद होना चाहिए दूसरा। अक्सर हम देखते हैं कि 1 साल में एक बच्चा, दूसरा साल में दूसरा बच्चा, तो ये जो जानकारी या फिर जो सूचना है जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, दर्शक तक? नहीं, 4 साल सही अंतर है, और हर साल वाला तो कहीं से रेकमेंड नहीं कर सकते। 2 साल वाला भी सही नहीं है, थोड़ा समय मिलना चाहिए पहले बच्चे को, उसके विकास का पूरा समय मिलना चाहिए, फिर ज़्यादा अच्छा है, माँ के स्वास्थ्य के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले
बहुत सारे बिंदुओं पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई, अपना आप अनुभव शेयर किए हैं। कुछ ऐसा खास टिप्स जो पेरेंट्स को आप देना चाहेंगे? टीकाकरण जरूर करवाएं। टीकाकरण जितने भी टीके उपलब्ध हैं जरूर लगवाएं ताकि बीमारी से ही बच जाए बहुत हद तक, इसका ध्यान रखें। और हाइजीन का बड़ा रोल है। देखिए बहुत सारी बीमारियां हाइजीन से भी की कमी से होती, हाइजीन की कमी से होती, उसका ध्यान रखें। अपने बच्चे को क्वालिटी वाइज ज़्यादा समय दें, कमांड भर नहीं करें, अपने बच्चे को क्वालिटी वाइज ज़रूर समय ज़्यादा दें ताकि बच्चा दिन भर देखिए माता पिता का इंतज़ार करता है, परिवार के सदस्य का। और घर में जैसे ही घर वाला का सदस्य घुसता है, मैं देखा हूँ प्राय वो मोबाइल लिए कान में और दरवाजे से अंदर आता है। मैं बोलता हूँ ये अच्छा नहीं है। बच्चे के विकास के लिए और उसके भावनात्मक उससे जुड़ाव के लिए आपको अपने बच्चे को, परिवार को क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा समय देना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान थे एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट और छत्तीसगढ़ के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक भट्टर जी। साथियों, आप हमसे जुड़े रहें, हम आपकी मुलाकात अलग अलग जो डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ उनसे करवाएंगे और आपकी जो समस्या है उनका कहीं न कहीं समाधान निकालने में प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में इतनी ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।